श्री धान्यम, हम इन्हें पॉजिटिव मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं और चूंकि ये घास प्रजाति के हैं इसलिए हम इन्हें तृणधान्य भी कहते हैं। बेंगलोर के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर श्री खादिरवली ने इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च किए, इनके गुण, उपयोग, लाभ आदि पर रिसर्च किया कि ये किन किन तरह से उपयोगी हैं, लाभकारी हैं, और उन्होंने देखा कि ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में और स्वास्थ्य को वैसे ही ठीक रखने में बहुत उपयोगी हैं। इस कारण से इसका नाम पॉजिटिव मिलेट्स दिया गया। हम श्री किसके आगे लगाते हैं? क्योंकि श्री जो है वो शुभता या पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए इस धान के आगे भी हमने श्री लगाया है और उसे श्री धान्यम के नाम से कहते हैं, क्योंकि ये बहुत शुभ हैं, लाभकारी हैं और इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं। बहुत पहले की भी बात नहीं है, आज से लगभग 50-60 साल पहले तक भी हमारे देश में ये कोदो कुटकी आदि बहुत प्रचलित थे, पर तब ये गरीबों का अनाज कहा जाता था और सस्ता मिलता था, आसानी से मिल जाता था और तब इसके गुणधर्म आदि नहीं मालूम थे ज़्यादा। तो हरित क्रांति के बाद हमने गेहूं चावल को बिल्कुल अडॉप्ट कर लिया और ये धीरे धीरे हमारी थाली से घर से गायब होने लगे और ये स्थिति आ गई कि ये इनकी प्रजाति ही विलुप्त होने की कगार पे था। तब डॉक्टर खादिरवली ने इनका बीड़ा उठाया और इसे प्रचारित किया, प्रसारित किया। पर अब ये इतना फेमस हो गया है कि हम मिलेट के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं इन सबको और इनके गुण भी हमें अब पता लग गए हैं, तो हम अपने थाली में भी इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, अपने खाने में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी दोस्त संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये श्री धान्यम पे है, तो मैं आज इनके बारे में परिचय दूंगी, कौन कौन से होते हैं, एक के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी दूंगी और एक रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। आइए हम इन धानों को और अच्छी तरह से बारीकी से देख लेते हैं। ये है कोदो मिलेट, इसका रंग थोड़ा सा भूरा सा होता है और दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये है कुटकी या लिटिल मिलेट, इसके दाने भी थोड़े से भूरे से ही हैं और छोटे छोटे भी हैं। ये है कंगनी फॉक्सटेल मिलेट, इनका रंग थोड़ा सा पीला सा है, दाने छोटे छोटे ही हैं। ये है प्रोसो मिलेट या जिसे हम चीना भी कहते हैं, ये थोड़ा से बड़े, हल्के से बड़े दाने हैं और थोड़ा सा सफेदी लिया हुआ है कलर। ये है बर्नयार्ड मिलेट जिसे हम सांवा भी कहते हैं, ये भी छोटे दाने ही हैं। आइए कोदो को हम कुछ विस्तार से पहचानते हैं। कोदो के कुछ अन्य स्थानीय नाम इस प्रकार से हैं: कोदरा, कोदोन, हरिका, वरकू, कोडुआ, अरिका, वरगू। और इनके उगाने वाले जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में ये ज़्यादातर उगाए जाते हैं। आइए कोदो में क्या क्या पौष्टिक तत्व हैं ये भी देख लेते हैं जो इसे पॉजिटिव मिलेट की कैटेगरी में ले आते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, वो है इसमें 66.19 ग्राम, प्रोटीन 8.92 ग्राम, वसा 2.55 ग्राम, ऊर्जा 331 किलो कैलोरी, आहार रेशा 6.39 ग्राम, कैल्शियम 15.25 mg और फास्फोरस 101 mg, मैग्नीशियम 122 mg, जिंक 1.65 mg, लौह मतलब आयरन 2.34 mg, थियामाइन 0.29 mg, राइबोफ्लेविन 0.2 mg, नियासिन 1.49 mg और फॉलिक एसिड 39.99 mg। तो ये जो फॉलिक एसिड है ये इसमें सबसे ज़्यादा होता है अन्य धान्यों के मुकाबले।
तो देखा हमने, ये है इनकी पोषक संरचना कोदो की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं किसी भी अनाज को क्या सबसे ज़्यादा फायदेमंद बनाता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशो। तो ये अगर 10 से ज़्यादा है तो वो हमें नुकसान करता है, और जितना कम होगा ये रेशो उतना अच्छा है। तो इसका हम देखते हैं, कोदो का जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है 66.19 और उसका फाइबर है 6.39। तो इसका रेशो इस तरह से निकलता है 10.35। तो ये 10 के अंदर जो मिलेट्स होते हैं वो फायदेमंद होते हैं। और वहीं अगर हम चावल का देखते हैं तो उसका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है 78.24 और फाइबर की मात्रा है उसमें 2.81। तो इस तरह से इसकी अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशो देखें तो वो हमारा निकलता है 27.84। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से कोदो को हम पॉजिटिव मिलेट कहते हैं, क्योंकि इसमें ये रेशो काफ़ी कम है, जो कि हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने में बहुत मदद करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना मतलब जब हम इसकी सेवन करेंगे कोदो का, तो जो इसका शुगर की मात्रा रिलीज होगी पचने के समय पर, वो काफ़ी धीरे धीरे होगी, और फाइबर की मात्रा ज़्यादा है तो ये धीरे धीरे पचेगा। इस तरह से शुगर एकदम से इंक्रीज नहीं होगी। इस कारण से इसे शुगर फ्री राइस के नाम से भी जाना जाता है। और यही प्रॉपर्टी डायबिटीज़ के मरीजों को ठीक करने के लिए भी बहुत मददगार है। तो अगर हमारे को कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तब तो ये अनाज हैं ही अच्छे। पर अगर कुछ है भी, अगर हम डायबिटीज़ के रोगी हैं या इंसुलिन आदि भी लेते हैं, तब अगर हम ये इस अनाज का सेवन करते हैं तो भी हमें ठीक होने में और स्वास्थ्य ठीक रखने में बहुत मदद मिलती है। कोदो के सेवन से LDL कम होता है, HDL बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड का स्तर कम हो जाता है। हम सामान्य भाषा में समझें तो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और खराब वाला कोलेस्ट्रॉल कम होता जाता है, जो हमारे हृदय रोग को ठीक करने में काफ़ी मददगार होता है। तो इस तरह हमने देखा डायबिटीज़ में भी फायदेमंद है, हृदय रोग में भी फायदेमंद है। और चूंकि फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, भूख कम लगती है और पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, तो इस कारण से वेट लॉस में तो ये मददगार है ही। और एक कैंसर रोग में भी ये बहुत फायदेमंद है। ग्लूटेन फ्री अनाज है, इसलिए कुछ मस्तिष्क विकारों में भी ये काफ़ी फायदेमंद है। और महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद बताया गया है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से देखा ना कि हम लोगों के लिए कितना फायदेमंद है ये। तो हमारे लिए तो है ही, किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए, मिट्टी के लिए, सभी के लिए ये बहुत अच्छा अनाज है। वो कैसे? वो ऐसे कि इसकी जो पैदावार होती है वो बहुत कम पानी में बिना कीटनाशक का उपयोग किए, बिना किसी फर्टिलाइज़र का उपयोग किए इसकी खेती अच्छी हो जाती है। और अगर विपरीत परिस्थितियां भी हों, बहुत गर्म स्थान हो, गर्म हवा आदि है, तब भी ये इसकी पैदावार ठीक हो जाती है। मतलब ये विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी फसल देने के सक्षम है। तो इस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद है। फिर फर्टिलाइज़र, कीटनाशक आदि कम उपयोग होंगे तो मिट्टी भी अच्छी रहेगी, उपजाऊ रहेगी, तो इस तरह से मिट्टी के लिए अच्छी है। तो ये जो मिट्टी से बहकर जल में मिल जाता था फर्टिलाइज़र और कीटनाशक आदि, तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर जल भी हमारा सुरक्षित रहेगा, तो जल प्रदूषण भी बच गया। तो हुई ना फिर विन विन सिचुएशन, मतलब हम भी स्वस्थ, हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ। अब जब इतने फायदे हैं तो फिर हम क्यों उपयोग ना करें इनका? करना है ना उपयोग, तो कैसे करें? अगर ये सवाल है तो चलिए मैं एक आसान सी रेसिपी कोदो की बताती हूँ। उसके लिए आपको मैं अपनी रसोई में ले चलती हूँ। चलिए, किसी भी मिलेट के बनाने की प्रक्रिया 7-8 घंटे पहले शुरू हो जाती है। तो ये क्लिपिंग एक दिन पहले रात की है। तो रात को मैंने लगभग 1 कटोरी कोदो, अनपॉलिश्ड और अच्छा वाला क्वालिटी का कोदो का राइस है ये, तो ये लिया है मैंने। और जब भी आप कोई भी मिलेट खरीदें तो ध्यान रखें कि अनपॉलिश्ड हो। तो इसे हम एक पानी से धोएंगे। इसे चावल की तरह बहुत मसल के नहीं धोना है, हल्के हाथों से धोना है। और इसे सिर्फ एक बार धोएं। अगर मटमैला पानी निकले तब भी बार बार ना धोएं, सिर्फ एक बार धोकर इसका पानी निकाल देंगे। और जितना भी हमारा कोदो का चावल है उससे हम 2.5-3 गुना लगभग पानी में इसको सोक करके और फिर रात भर के लिए छोड़ देंगे, ताकि रात भर अच्छी तरह सोक हो जाए।
रात भर में ये फूल जाएगा और पकने के लिए तैयार होगा। ये क्लिपिंग अगले दिन सुबह की है। तो एक भारी तले का पैन लिया है मैंने, और जिस पानी में सोक किया था वो पानी फेंकना नहीं है, उस पानी में ही पकाना है हमें। तो वो पानी ले लिया और एक भारी तले का पैन ले लिया, उसमें ये सारा मटेरियल डालकर और हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसे। बहुत तेज आंच पर नहीं पकाना है वरना ये कच्चा रह जाएगा। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे। घी इसके स्वाद और पौष्टिकता दोनों को बढ़ा देता है और अच्छा चावल बनता है, खिला खिला, बहुत चिपकता नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर और इसे थोड़ा हिला देंगे और ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे। अगर पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी गर्म करके मिला सकते हैं हम इस समय पर अगर पानी पर्याप्त है तो हम इसे फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, लगभग 8-10 मिनट के लिए। 8-10 मिनट बाद चेक किया मैंने और दबा के देखा तो ये चावल अच्छी तरह से पक गया था। तो ये हमारा चावल सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसे हम सर्विंग पैन में निकाल लेंगे। इसे हम किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, दाल, कढ़ी, सब्जी, रसीली सब्जी हो तो उसके साथ भी खा सकते हैं। पर एक दोहा है वो मैं आपके सामने बताती हूँ। मड़ुआ मीन चीन संग दही, और कोदो के भात दूध संग सही। यानी अगर आपको दूध के साथ पसंद हो तो इस कोदो के भात को आप दूध के साथ भी खा सकते हैं। आशा करती हूँ मैं आपको कोदो के बारे में पूरी जानकारी दे पाई हूँ। अगर इसके बारे में और कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछेगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगले वीडियो में मैं कंगनी के बारे में बताऊँगी, तो उसका जानकारी और उसकी एक रेसिपी ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पिछले वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का यही प्यार मुझे ऊर्जा से भर देता है और आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर ये वीडियो भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।